सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं राव जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और गैर यकीनी के बादल छठे, सियासी जमातों में हुकूमत साजी के लिए इत्तेफाक हुआ और उसके साथ ही स्टॉक मार्केट में भी आज हमें खासी बेहतरी नजर आई। मार्केट में आज एक बार फिर 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 2-3 रोज से मार्केट एक बुरे फेज़ में थी और मुस्तकिल मंदी का शिकार थी, लेकिन आज चूंकि गुज़िश्ता रात हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान फैसला साजी हो गई और इत्तेफाक हो गया, तो उसके बाद उसके मुस्बत असरात आज स्टॉक मार्केट पर भी पड़े हैं। अब जब तक हुकूमत की फॉर्मेशन नहीं होती और फिर जब हुकूमत बन जाती है उसके बाद मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी और आज क्या सूरत हाल रही, जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा आज किस तरह से कारोबार का आगाज हुआ। हमने देखा कि सुबह से ही आज मार्केट में खासी बेहतरी नजर आ रही थी, कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ मजमूई तौर पर? जब सेंटिमेंट खासा पॉजिटिव था कारोबार के आगाज से लेके एंड तक, और मार्केट में कारोबार के खिताम पर अगर हम बात करें तो 1094 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया और 61,559 के लेवल पर मार्केट बंद हुई है। हम अगर बात कर लें अब लास्ट वीक की, तो तकरीबन 3,000 से ज़्यादा पॉइंट्स की मार्केट में कमी हुई थी इंतखाबात के बाद। तो हम और अब 3 सेशंस के अंदर अगर हम बात करें 1600 से ज़्यादा पॉइंट मार्केट में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो मजमूई तौर पर अभी हुकूमत साजी का अमल है, उससे कुछ जो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं जो सरमायाकार कहते हैं कि खासी पॉजिटिव है, और यही वजूहत है कि आज मार्केट बढ़ने की। और दिन भर जब मजबूत तौर पर अगर हम बात करें 385 कंपनियों के जो शेयर्स हैं उसके केसेस में कारोबार हुआ, जबकि 240 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, जबकि 84 में कमी जो है वो रिकॉर्ड की और 35 करोड़ जो है वो शेयर्स का लेन देन हुआ मार्केट में, तकरीबन 12 अरब रुपए मालियत के। तो अब जो चीजें वाज़ेह हुई हैं उसके बाद खासी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट की रही है। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो सीमेंट है, उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स हैं, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर खासी तेजी देखी जा रही है। और सरमायाकार यही कहते हैं कि जैसे जैसे चीजें ग्रेजुअली बेहतर होंगी तो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल उसमें बेहतरी आएगी और इंडेक्स में इजाफा होगा। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपसे। इस बारे में हम मुख्तलिफ मजीद भी जानते रहेंगे। मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, एक अच्छी रिकवरी मार्केट में देखी गई। कफील अहमद हमें स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल सरमाकारी का रुझान उनमें बढ़ता जा रहा है, लोग सरमाकारी करना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं ज़रा उससे लोग थोड़े से आशना नहीं होते और लोगों को ज़रा उसकी मालूमात नहीं होती। इस्लामिक फ़ंड्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसमें किस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, और जब किसी भी मौके पर अगर इस इन्वेस्टमेंट को वापस लिया जाता है तो जो महाना मुनाफा होता है क्या वो उसी तरीके से मिलता है या उसमें कुछ कटौती होती है। आखिर ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या, ये कितना फ़ायदेमंद है एक आम आदमी के लिए, और क्या कोई भी शख्स इसमें सरमाकारी बड़ी आसानी के साथ कर सकता है या नहीं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। शान मती साहब हेड ऑफ सेल्स हैं, इस्लामी बैंकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस्लामिक फ़ंड्स ये होते क्या हैं, चूँकि लोग आमतौर पर जब भी बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट का या प्रॉफिट की टर्म्स लोग सुनते हैं तो उसमें लोगों के जहनों में सूद की एक वो आ जाती है, ख्याल आ जाता है, लोग थोड़ा कतराते हैं, लोग थोड़ा डरते हैं सरमायाकारी करते हुए। तो ये एक बिल्कुल सेफ सरमायाकारी होती है, किस तरह से की जाती है, ज़रा इसके तरीक़ेकार पर रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले जो आपने बात की कि लोग बैंक्स में पैसा रखना चाहते हैं और वो इस्लामिक बैंक आते हुए उनके लिए बहुत सारे सवालात होते हैं। कि पहला सवाल कि क्या ये वाकई इस्लामिक है, ये हलाल है कि नहीं है, और क्या ये सेफ है कि नहीं है। तो मैं पहले ये बता दूं कि सेफ तो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जब कोई डिपॉजिट रखवाते हैं जिस तरह वो सेफ हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इस्लामिक बैंक के जो फंड्स हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही सेफ हैं, और ये भी बिल्कुल इसी तरह जो है स्टेट बैंक के अंदर काम कर रहे होते हैं। स्टेट बैंक के अंदर इस्लामिक बैंकिंग की अलग विंडो है, तो वो इसको मॉनिटर कर रही होती है, तो ये सेफ एंड सिक्योर है। बल्कि मैं कहूँ इन हालात में अगर आप इन्वेस्टमेंट के एतबार से देखें तो बैंकिंग की जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। फिर जो दूसरी बात आपने की कि ये जो हलाल है क्या ये वाकई हलाल है, तो मैं कहूँगा अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री है वो बहुत फ्लरिश कर गई है। आज से अगर हम 15 साल पहले जाएं तो सिर्फ ये इंडस्ट्री 2.5% 2% की इंडस्ट्री थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 20% प्लस की ये इंडस्ट्री है, और जितने कन्वेंशनल बैंक भी थे वो मूव होना शुरू हो गए टूवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग। और ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये बिल्कुल शरई असूलों के मुताबिक हो रही होती है। सिर्फ ये सवाल ये इबाहम हमारे जहनों में इसलिए आता है क्योंकि हमने पिछले 50 60 70 साल जो है इससे पहले कन्वेंशनल बैंकिंग देखी और वो सुनी है। तो जब हमने वो 60 70 साल वो सुना है और आज जब इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो लोगों को ये बात नई लगती है, जबकि ये कोई नई बात नहीं है। इसमें वही तमाम असूल अपनाए जाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के लिए
आज से 1400-1500 साल पहले बता दिए गए थे। सिर्फ फर्क ये हुआ कि जब दुनिया में बैंकिंग आई तो उस बैंकिंग में जो है तिजारत जो होती थी वो कैश की तिजारत होती थी कि लोग सूद कर्ज देते थे और उस पर सूद लेते थे। फिर जब ये इस्लामिक बैंकिंग आए तो इन्होंने इस कैश के सूद को खत्म किया और एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग लेकर आए। तो ये एक फर्क है हमें और जो दूसरे इंटरेस्ट बेस्ड बैंक हैं उनमें कि वो कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जबकि जो इस्लामिक बैंक होते हैं वो एसेट बेस्ड होते हैं और एसेट बेस्ड होने की वजह से जो है ये ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल बैंक से। अच्छा, और शान साहब ये बताइए कि इसमें ये तरीक़ाकार क्या होता है, कितने अमाउंट से इसका आगाज़ कर सकते हैं और एक आम आदमी को इससे फ़ायदा क्या होता है? ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ जो परसेंटेजेस हैं प्रॉफिट की वो ऑफ़र करते हैं, तो मंथली बेसिस पे एक आम आदमी उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है? जी देखिए, जो आपने बात की कि इसमें फायदा क्या हो सकता है, तो देखिए फायदे में हमेशा कहता हूँ दो तरह के फायदे हैं, एक दुनियावी फायदा, एक आखिरत का फायदा। तो अगर आप किसी इंटरेस्ट बेस्ड बैंक में जाते हैं तो उसमें शायद दुनिया का तो आपको फायदा हो जाता है, आखिरत का फायदा नहीं होता। यानी एक फायदा है और एक नुकसान है। जबकि जब आप इस्लामिक बैंक्स में आते हैं तो यहाँ आपको दोनों फायदे मिलते हैं, आपको दुनिया का फायदा भी इसमें मिलता है और इसमें आपको आखिरत का भी फायदा मिलता है। बल्कि जो प्रॉफिट रेट्स है इस्लामिक बैंक्स के ये कॉम्पिटिटिव है, अच्छे हैं। बल्कि इस वक्त मैं तो खुद कई इस्लामिक बैंक को देखता हूँ, उनके जो रेट्स है वो कई इंटरेस्ट बेस्ड बैंक से जो है वो बेहतर है। तो आप वहां डाल के अपना मंथली क्वार्टरली मैच्योरिटी पे हलाल मुनाफा कमा सकते हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। आप 5,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 से 50,000 लाख से आप जितने अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहें वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं और डिफरेंट बैंक से डिफरेंट प्रॉफिट रेट्स होते हैं। कोई इस्लामिक बैंक कोई प्रॉफिट देता है, कोई इस्लामिक बैंक उससे मुख्तलिफ प्रॉफिट रेट देता है और कहीं पे ये प्रॉफिट कम होता है, कहीं पे ये प्रॉफिट ज्यादा होता है। ये बैंक टू बैंक और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और टेन्योर टू टेन्योर वेरी करता है। और शान साहब जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कितनी पब्लिक फ्रेंडली हैं? अगर कोई किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी मौके पर वापस निकालनी है तो उसको इतना कुशन दिया जाता है कि वो उसको वापस निकाल सकता है, उससे उसका जो रियल अमाउंट होता है उसमें कोई कटौती नहीं होती, उससे उसके प्रॉफिट्स पर कोई असर नहीं पड़ता? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका माशाल्लाह। मैं दो चीजें, क्योंकि मैं खास जहाँ बैंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं इस्लामिक बैंक्स को खास कर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो आपने कहा कि क्या फर्क होता है, क्या ये यूजर फ्रेंडली होता है, तो जी ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली होता है। आपने अगर कोई अमाउंट को फिक्स भी कर दिया लाइक 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए और आप अब उसको ब्रेक करना चाहते हैं, उन पैसों को वापस निकालना चाहते हैं, तो आप जब चाहें एक दिन के नोटिस पर और कुछ जगहों पे सेम डे के नोटिस पर भी आप उन पैसों को निकाल सकते हैं। पर नॉर्मली इसमें एक दिन का टाइम लगता है जिसमें आप बैंक को जाके अपनी एक रिक्वेस्ट देते हैं कि जी मुझे पैसा विड्रॉ करना है, तो बैंक आपकी अकाउंट को प्री मेच्योर कर देता है। आपका दूसरा सवाल कि क्या इसमें कोई प्रिंसिपल पे कटौती होती है, तो इसका जवाब यह है कि जितने भी इस्लामिक बैंक हैं वो प्रिंसिपल पे कोई भी प्लेंटी चार्ज नहीं करते। हाँ लेकिन एक चीज जरूर करते हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूं। वो क्या होता है कि जब आपने फिक्स कराया होता है लाइक 5 साल के लिए, एक मिसाल ये कि 5 साल पे हम प्रॉफिट दे रहे थे 100 रुपए और 3 साल पे प्रॉफिट हम दे रहे थे 80 रुपए, तो आपने 5 साल के लिए फिक्स कराया और हमने आपको 100 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। आपने 3 साल तक हमसे प्रॉफिट लिया और 3 साल के बाद आके आपने हमसे कहा कि मुझे इस पैसे को विड्रॉ करना है, तो हम आपको एक दिन में अलाउ कर देंगे, विड्रॉ कर दें, पर फिर हम आपको जो प्रॉफिट देंगे वो 3 साल के हिसाब से देंगे। तो वो बनते हैं 80 रुपए के हिसाब से, लाइक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो जो 3 साल के हिसाब से जो प्रॉफिट बनता है हम आपको वो दे देंगे और जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर हमसे लिया होगा तो वो प्रॉफिट जो है वो रिटर्न होगा। प्रिंसिपल पे कोई डिडक्शन या कोई प्लेंटी इस पे नहीं होती है। अच्छा, तो शान साहब ये जो आप लोगों का एक इस्लामी सहूलत अकाउंट है, ये दूसरे अकाउंट से किस तरह इसको आप डिफर करते हैं? इसमें क्या कोई एडिशनल फैसिलिटीज होती हैं लोगों के लिए और ये कितना प्रॉफिटेबल होता है? देखिए नॉर्मली ये जो इस्लामिक सहूलत अकाउंट का आपने नाम लिया, ये हर बैंक में ना ये प्रोडक्ट डिफरेंट नेम से है। नॉर्मली सहूलत अकाउंट की जब आप बात करते हैं तो वो सहूलत अकाउंट आम अकाउंट से इस लिहाज से बेहतर होता है कि उसमें आप बहुत सारी कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज दे रहे होते हैं। कि आपने कहा कि जिन बैंक्स में चेकबुक और पे ऑर्डर वगैरह के चार्जेस होते हैं, तो वो सहूलत अकाउंट में चेकबुक, पे ऑर्डर्स, इंटरसिटी और दूसरी जो सहूलतें हैं वो फ्री प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो लोगों के लिए एक सहूलत होती है, वो ट्रांजेक्शनल अकाउंट होता है। और कुछ जगहों पे ये होता है कि सहूलत अकाउंट में आपको चीजें फ्री भी मिलती हैं, आप उसमें अपने ट्रांजेक्शंस भी करें और साथ साथ आप उसमें अपना प्रॉफिट भी
अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान मती साहब, हेड ऑफ सेल इस्लामी बैंक मौजूद थे और बता रहे थे कि जो इस्लामिक फ़ंड है वो बड़ा ही सेफ़ और सिक्योर है और लोगों को इस जानिब आना चाहिए। बड़ी सेफ़ सरमायाकारी होती है और अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी इससे लोग हासिल कर सकते हैं। वजारत ख़जाना ने जुलाई 2023 से 15 फरवरी 2024 तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक FBR ने गुज़िश्ता साल की निस्बत अब तक 30% इजाफी महसूलात इकट्ठे किए हैं। इन स्टेट्स पर एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए, फिर वापस आएंगे, मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे, गुफ्तगू शुरू करेंगे। तो ये पूरी सूरत हाल है। 30% इजाफा हुआ है और इजाफी टैक्स महसूलात इकट्ठे किए गए हैं FBR की जानिब से, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन बढ़ी है या टैक्स नेट में भी इजाफा हुआ और टैक्स नेट का बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद एहसान मलिक साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये टैक्स कलेक्शन तो हम हर साल देख रहे हैं FBR पिछले साल से ज़्यादा करता है, लेकिन टैक्स नेट में भी क्या उसी परसेंटेज के हिसाब से इजाफा हो रहा है या आप समझते हैं कि अभी इसको भी मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टैक्स तो मैं और आप पे कर रहे हैं। अब तक जो फाइलर हैं वो कुछ 30 के करीब हैं, 30 मिलियन के लगभग, और उसका जो टैक्स नेट है या उसकी बेस है उसको बढ़ाने पे हमने वर्किंग नहीं की है। बल्कि पिछले दिनों सुना था कि बड़ी मैसिव मीडिया कैंपेन चलेगी, उसके बाद बिजली के बिल कनेक्शन काट दिए जाएंगे, मोबाइल कंपनी से उनकी सिम्स बंद कर दी जाएंगी। बट वो गवर्नमेंट आपको पता है ऐलानात कर देती है, अमल दरामद नहीं होता। ये मैं डिफरेंट फोरम से भी बात कर चुका हूं कि ये जो 30 लाख फाइलर है वो 24 करोड़ का बोझ उठाता है। हम वो तमाम टैक्सेस पे करते हैं, वो तमाम चीजें पे करते हैं और हम में और नॉन फाइलर में कोई फर्क नहीं होता। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक फाइलर को आता है वही इलेक्ट्रिसिटी का बिल नॉन फाइलर को भी आता है। गवर्नमेंट को इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। नो डाउट आपने टैक्स की परसेंटेजेस इतनी बढ़ा दी हैं तो वो आपका 30% क्या, ये तो शायद 40% होना चाहिए था जो आपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया है। क्योंकि जो अप्रॉक्स जो टैक्स कलेक्शन है FBR की, अगर आज FBR को बंद कर दिया जाए तो कोई 80% तो टैक्सेस ऐसे डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के खजाने में आ जाएंगे। तो मतलब इट्स नॉट अ बिग डील जो FBR कर रहा है। पिछले दिनों सुना था FBR में रिफॉर्म्स आ रही हैं और वो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सेपरेशन हो रही है। मैं ये समझता हूँ इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया करने के बजाय हमें ऐसी इस्लाहात लेकर आनी चाहिए जिससे कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो। जैसे कि पिछले दिनों सुना था कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक टैक्स पॉलिसी आ रही है, बट वो भी पाइपलाइन में है। आई थिंक अभी उनकी निगोसिएशंस चल रही हैं। बट मैं ये समझता हूँ अभी ये जो पॉलिटिकली हमारे मुल्क में इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद कल रात को आपने भी सुना होगा एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है और उसके नतीजे में अब फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जो भी आएगा उसके लिए आते साथ सबसे पहले 2 चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले IMF प्रोग्राम और उसके साथ मुताबिक आपका बजट। अब इन दोनों चीजों को लेके साथ चलना है और 2 मेजर स्टेक होल्डर जो पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी एंड नून लीग ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में लोगों से जो प्रॉमिसेस किए हैं उनको कैसे ये फुलफिल करेंगे। पब्लिक को रिलीफ चाहिए, जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की गुडविल नहीं जाएगी। और एहसान साहब अभी तो ज़ाहिर नया वज़ीर ख़जाना आया नहीं है, लेकिन बजट तखमीने में अभी से ये 14% का एक जो इजाफा है इसके खसारे में, इसका तखमीना आ चुका है। तो अब ये ऑलरेडी जो पहले ही बड़े खसारे का बजट होता है उसमें 14% इजाफा हो जाएगा, तो उसमें पब्लिक को क्या रिलीफ मिलेगा? ये 2-3 माह में जो बजट बनाना है नई हुकूमत को, ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग होगा, चाहे वो कितनी एक्सपीरियंस इकनॉमिक टीम ना हो। और वो IMF वाला प्रोग्राम तो फिर बाद में, पहले ये अपना बजट तो बना लें। अरबाब साहब नहीं, मेरा ख्याल है आप एक चीज एलिमेंट को मिस कर रहे हैं। बजट तो अप्रॉक्सीमेटली 8-9 जून को आना है और वो बजट बनना ही IMF की कंसल्टेशन के साथ है। मेरा पॉइंट जो था वो ये था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 13 अप्रैल को हमारा IMF का पहला ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है। हमारे पास 13 अप्रैल से लेके 9 जून तक का जो टाइम स्पैन है,
इसमें हम अगर कोई एक एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करवा दें जिससे कि जो लोगों के पास डॉलर, गोल्ड या अनडिक्लेयर्ड अमाउंट पड़ी हुई है वो मार्केट में आ जाए, एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए, उसके ऊपर लोगों को कोई इंसेंटिवाइज कर दिया जाए ताकि वो कैपिटल आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए। क्योंकि अभी ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो भी इसका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उसके लिए ये इतना आसान नहीं होगा आईएमएफ के प्लान के मुताबिक आपको बजट देना, क्योंकि आपने इस साल में अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन की इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है डॉलर्स की। तो अगर आपने उन चीजों को भी साथ लेकर चलना है, आईएमएफ प्रोग्राम में भी चलना है, और यहां पे जो पब्लिक प्रेशर है उसको भी मैनेज करने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसे स्टेप्स लें जिससे आपको पब्लिक से सपोर्ट मिलना शुरू हो। क्योंकि अभी आप अगर आप मीडिया उठा के देख लें, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, दैट इज SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। मैं समझता हूं वो आर्मी चीफ का बहुत बड़ा आसान इकदाम है। हमें उस प्लेटफॉर्म को यूज करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए। उसमें एक एलिमेंट अभी भी मिसिंग है जिसको मैं समझता हूं अगर हम ऐड ऑन कर लें, दैट इज रियल एस्टेट सेक्टर, जिससे कि बाहर जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बहुत अट्रैक्ट होती है इस सेक्टर के लिए। क्योंकि बाहर बैठा हुआ आदमी यहां पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकता या वो यहां बैठ के कारोबार नहीं कर सकता। तो अगर हम कोई ऐसी ऑप्शंस ओपन करें जिससे कि फॉरेन रेमिटेंस आ सके, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो फॉरेन रेमिटेंस का है वो ये इन्वेस्टमेंट का कि यहां पे लोग पैसा तो ले आते हैं, यहां से ले जाते हुए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनको रेक्टिफाई कर लिया जाए तो काफी बेहतरी आ सकती है। और एहसान साहब, ये जो एमनेस्टी वाली आप बात कर रहे हैं, जो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं लोगों के, ये जाहिर है कि ये मासेस लेवल पर तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, आम लोगों के पास तो नहीं होते। ये तो ज़्यादातर इसका जो फोकस होता है वो एलीट क्लास होते हैं कि उनके पास ये इस तरह के अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह की एमनेस्टीज़ माजी में भी तो आती रही हैं, क्या वो कामयाब रहीं और उन पर कामयाबी के साथ अमल दरामद हुआ? और इतने शॉर्ट टाइम में कि 2 महीने के वक्त में क्या ये इसका कोई आउटकम निकल कर सामने आ सकता है? अरबाब, इशू ये है, इससे पहले जितनी भी एमनेस्टीज आई हैं ना, उनके ऊपर जो परसेंटेजेस थी ना वो बहुत हैवी थी, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ ने अवेल की, कुछ ने नहीं अवेल की। बट अभी बेसिकली ये जो अनडिक्लेयर्ड अमाउंट है जिसको गवर्नमेंट ब्लैक मनी कहती है, और हमारे गवर्नमेंट के मैकेनिज्म, सिस्टम, FBR वैल्यूएशन, DC रेट्स, इसने लोगों की अनडिक्लेयर्ड अमाउंट को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, ग्रे मनी में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। उसको आपको स्पेस देनी है और उसके लिए एमनेस्टी चाहिए, क्योंकि IMF प्रोग्राम में रहते हुए आप एमनेस्टी नहीं दे सकते। जो ये आपके पास कुशन है, इसमें आप ये दे के जो लोगों के लॉकर्स में पैसे पड़े हुए हैं वो आप गवर्नमेंट के एक्सचेकर में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो एहसान साहब, ये लेकिन जाहिर है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, और अभी नई गवर्नमेंट के पास, नई इकोनॉमिक टीम के पास तो इतने चैलेंजेस सर पे खड़े हैं कि इतनी जल्दी वो ये सब कुछ कर नहीं सकेंगे। आप साथ रहिएगा एहसान साहब, इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और अहम स्टोरीज हैं जिस पर एहसान मलिक साहब से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में SIFC का किरदार गुज़िश्ता चंद माह में हमने बड़ा कलीदी देखा है, और इस वक्त भी एक अमरीकी फर्म के साथ $20 करोड़ का जो मुआहिदा हुआ उसमें SIFC का बड़ा अहम किरदार है। इसके साथ साथ अमरीका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर है मसूद खान साहब, उन्होंने लोकल थिंक टैंक से एक तकरीब में वहाँ पर खिताब किया, और उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और ये कही कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि ऑफ़र करता है अमरीका और चाइना को कि आपके ताउन, आपका जो इस वक्त ताल्लुकात हैं उसमें हम बेहतर एक किरदार अदा कर सकते हैं, और एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के दरमियान जो एक तलखी है, जो कशीदगी है, उसको ख़त्म करने के लिए। और दोनों ममालिक को उन्होंने सरमायाकारी की दावत भी दी है। अब ये बड़ी ताकतें और बड़ी मईशतें अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करती हैं, SIFC के थ्रू अगर ये सब कुछ मुमकिन होता है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आने वाले दिनों में कितना फ़ायदा इसका हो सकता है। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। एहसन साहब, ये जो हमने अभी देखा कि अभी तो ये माइंस, मिनरल्स, एग्रीकल्चर और IT और चंद एक ऐसे सेक्टर हैं कि SIFC के थ्रू उन पर ज़्यादा
ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं। अगर अमेरिका, चाइना एक बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आने वाले वक्तों में फिर आप कहाँ जाता देख रहे हैं? अरबाब, इशू इन्वेस्टमेंट लाना इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना कि लोग अट्रैक्ट हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पिछले सेगमेंट में आपको बताया कि मैं काफ़ी ऐसी कंपनी हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानीज को जानता हूँ जो यहाँ पैसा लाना चाहते हैं, बट आपने एट दी एंड जो भी आपकी अर्निंग है उसके बाद वो पैसा वापस लेके जाना होता है, जिसके लिए पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून या पॉलिसी नहीं बन रही कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद अपना प्रोजेक्ट करने के बाद अपना कैपिटल विद प्रॉफिट आप बाहर लेके जा सकेंगे। प्लस हमारे 2, 3, 4 ऐसे मुल्क में इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कि आपने आईपीपीज या बाकी मुआहदे अगर आप देखें तो अब जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंटरनेशनल इसमें वो गारंटीज मांगता है, लीगल कवर मांगता है कि क्योंकि यहाँ पे हमारी कोर्ट्स का जो जैसे इंटरवीन करती हैं, जैसे सो मोटो ले लिए जाते हैं, वो बहुत अलार्मिंग और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इसके लिए मैंने जैसे कहा SIFC का जो प्लेटफॉर्म है वो नो डाउट, जैसे मसूद खान साहब का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात की, बट हमें इसके लिए एक होमवर्क करना चाहिए, एक प्लान चाक आउट करना चाहिए। और इट्स नॉट ओनली चाइना, अमेरिका, यूरोप, बहुत मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, हम काफी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहां पे आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना है। प्रॉब्लम यह है पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, टीवी अगर आप लगा लें तो कभी किसी को कोई इतराज है, कभी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। खुदारा इस मुल्क को चलने दें, मुल्क की खातिर चलने दें। मैंने कल, अगर आपने भी देखा होगा, कल दोपहर में किसी टाइम पे बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आके कि जी हम तो वेट कर रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, नून लीग बिहेव नहीं कर रही, जब वो मेरी टर्म्स पे आ जाएगी तो हम बात कर लेंगे। बात ये यार, हम कब बड़े होंगे, मतलब हम कब पाकिस्तान का सोचेंगे, अपनी जात से बाहर कब निकलेंगे हम लोग, मतलब। और रात को जब देखा तो 11 बजे उठ के वो शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए। पता नहीं ऐसा क्या करामात हुई रात में कि वो चंद घंटों में उधर पहुंच गए। हम सारे लोग, बात ये पॉलिटिकल अशराफिया को मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जेटिक यूथ है, इसको यूज करना चाहिए। और प्लस ये जो हमने पहले सेगमेंट में टैक्सेशन की बात कर रहे थे जी, एक टैक्सेशन का निजाम, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मतलब मैं भी आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि अभी मैंने कहा कि SIFC में रियल एस्टेट सेक्टर को होना चाहिए, बट हमारे यहाँ जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो ऐसी पॉलिसियां बना देते हैं कि वो कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में अब केस चल रहा है, एक रियल एस्टेट पे एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है 7E, जिसकी अब 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेंट पे करना है। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया आपको कहती है आप हमारे पास आए, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको पासपोर्ट देंगे, हम आपको रेंट पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद है। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इस तरह की पॉलिसी गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान में एतमाद बढ़े और वो सहूलत के साथ सरमायाकारी ना सिर्फ कर सकें बल्कि जब अपना बिजनेस रैप अप करके वापस जाएं प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद, तो भी अपने पैसे को कानूनी तौर पर बाहर लेकर जा सकें। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और एक और बड़ी अहम खबर है, और वो है कि मुल्क में मोबाइल फोन्स की इस वक्त इंपोर्ट में एक बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और जनवरी में एनुअल जो बुनियादें हैं उस पर मोबाइल फोन्स की दरामदात में 275% का इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर टेलीकॉम सेक्टर की दरामदात 197% बढ़ चुकी हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर देखिए, वापस आएंगे, मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। तो मोबाइल के इंपोर्ट्स में इतने ज़्यादा इजाफे की वजूहात क्या हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमजा अब्दुल रऊफ साहब इंपोर्टर हैं, को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, टेलीमार्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो हम देख रहे हैं 138% इजाफा जुलाई तक जनवरी मोबाइल फ़ोन्स की दरामदात में ये रिकॉर्ड किया गया है। ये इतने बड़े इजाफे की क्या वजूहात हैं कि हम करोड़ों डॉलर्स के मोबाइल बाहर से मंगवा रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, जो बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि 2022 अप्रैल और मई से ये पीरियड स्टार्ट हुआ था जब इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी और नेसेसरी एसेंशियल गुड्स और लग्जरी गुड्स को अलग किया गया था। और उसमें जो मोबाइल फोन्स हैं वो लग्जरी गुड्स के जुमरे में आए थे, जिसकी वजह से मई 2022 से लेके आप समझें जून या जुलाई 2023 तक इंपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंसेस रही, स्पेशली फॉर द मोबाइल फोन कैटेगरी, जिसकी वजह से कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। जो डिमांड थी उसको ऑलमोस्ट 50% से कट डाउन किया गया इंपोर्ट के सूरत में। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि 2022 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर और 2023 भी जो फर्स्ट 2 क्वार्टर थे जुलाई 2023 तक, उसमें सप्लाई या इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई इंपोर्ट अनफ्रेंडली पॉलिसीज के हवाले से। अब इसमें एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि मोबाइल फोन पिछले 2-3 साल से अब पाकिस्तान में मेजॉरिटी मोबाइल फोन्स असेंबल हो रहे हैं। तो पहले पाकिस्तान के बाहर से कंप्लीटली बिल्ट यूनिट या सीबीयू फोन जो है पूरा मुकम्मल बना हुआ मंगवाया जाता था, जिसकी इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा होती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से तमाम तरह मोबाइल फोन्स पाकिस्तान में जो ब्रांड्स मौजूद हैं वो सब के सब यहीं लोकली असेंबल हो रहे हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स सिर्फ बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनकी वैल्यू एक कंप्लीटली बिल्ट फोन से 15-20% कम होती है, जिससे इंपोर्ट बिल हमारा कम होता है। तो अब जुलाई 2023 से दोबारा से जो इंपोर्ट है वो उस तरह से खुल के अब वापस अपनी सप्लाई के ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंक्रीमेंट और इंक्रीज देखने में आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कि मार्केट अब बेसिकली नॉर्मल वही सालाना $2 बिलियन की इंडस्ट्री के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। तो हमजा साहब, इसका मतलब कि एक बार फिर वो जो कंप्लीट सेट्स हम इस वक्त मंगवा रहे हैं, जो ये बिल हमारा दोबारा वहीं पर आ गया। इससे पहले जो वक्ती तौर पर आपने कहा कि सिर्फ स्पेयर पार्ट्स को मंगवाया जा रहा था, लेकिन अब फिर से कंप्लीट सेट्स को मंगवाया जा रहा है? नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अब कंप्लीट मोबाइल फोन जो मंगवाए जा रहे हैं, रेशो हार्डली 3 या 4% रह गया है ओवरऑल मोबाइल फोन इंपोर्ट्स का। और मेजॉरिटी जो मोबाइल फोन्स मंगवाए जा रहे हैं वो पार्ट्स की सूरत में मंगवाए जा रहे हैं, जो असेंबल फिर पाकिस्तान में लोकली होती हैं, जहां पर माशाल्लाह बेशुमार लोगों ने असेंबली लाइंस के अंदर इन्वेस्ट किया है और एक इंडस्ट्री लगाई है जहां पर इन तमाम पार्ट्स को असेंबल करके फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड मोबाइल फोन जो है वो यहाँ पर फराहम किया जाता है। अच्छा, और फिर इससे जो क्वालिटी है मोबाइल फ़ोन की, क्या ड्यूरेबिलिटी है, उस पर भी कोई फ़र्क पड़ा है? क्योंकि जब बाहर से इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स आ रहे थे तो लोग बड़ी आराम से वो इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर ट्रस्ट करते हैं, और लोकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, एक आम पाकिस्तानी का एक रुझान, एक तासुर यही है कि वो थोड़ा सा मुश्किल से उस पर ट्रस्ट कर पाता है। अच्छा, अभी अच्छी बात यह है कि ये वही कंपनीज हैं जो पार्ट्स फराहम कर रही हैं, तो इसलिए क्वालिटी में किसी किस्म की भी जो है वो इंफीरियर क्वालिटी नहीं है, वही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। वारंटी एक्सटेंड की जाती है इन तमाम फोन्स के साथ 12 महीने की, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। तो क्वालिटी किसी भी लिहाज से कम नहीं है। दूसरी एक चीज ये है कि लोकलाइजेशन का जो मादा है इस वक्त मोबाइल फोन असेंबली के अंदर वो बहुत ज्यादा कम है, और इसका अंदाजा अब इस बात से लगा लें कि जो मोबाइल फोन के डब्बे हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं बनते और वो बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं। जो मोबाइल फोन के डब्बों के ऊपर श्रिंक रैप है, जो स्टिकर्स हैं, वो भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंडस्ट्री लगाने की कैपेसिटी और उस तरह की फेवरेबल पॉलिसीज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। तो मेजॉरिटी जो पार्ट्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, जो रैप्स हैं, इनफैक्ट वो भी बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी में किसी किस्म का चेंज आने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, क्योंकि तमाम तर पार्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर यहाँ असेंबल किए जाते हैं। और ये जो यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं, ये क्या उन्हीं कंपनीज ने खुद ये प्लांट्स लगाए हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की है और बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस फील्ड में आए हैं? जरा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेजॉरिटी जो माशाल्लाह असेंबलर्स हैं जिन्होंने असेंबली प्लांट लगाया है वो पाकिस्तानी लोग हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जो ये ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इन्होंने भी जॉइंट वेंचर किए हैं पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर और एक असेंबली प्लांट को जो है वो लगाया है। तो मल्टीपल असेंबली प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और वो पिछले 1.5 साल में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे इंपोर्ट की पॉलिसीज की वजह से, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर की अनसर्टेनिटी की वजह से। लेकिन आप ये समझ लें कि सितंबर 2023 से ऑनवर्ड्स अब जो है वो सप्लाई काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी है, और अब इसीलिए आप जो जनवरी का फिगर देख रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा इस वक्त आप पाकिस्तान में महाना 3.5 मिलियन फोन्स इन टोटल बिक रहे हैं पाकिस्तान में। महाना पाकिस्तान में 3.5 मिलियन फोन्स बिक रहे हैं, जिसमें से
2 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं जो महाना बिकते हैं, और 1.5 मिलियन आज भी 2G या फीचर फोन है, कीपैड फोन है जिसको हम कहते हैं, वो बिक रहे हैं। तो इस वक्त भी ये नंबर बड़ा चौंका देने वाला है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50-55% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और आज भी एक बहुत बड़ा चंक है जो 2G या फीचर फोन इस्तेमाल कर रहा है, और वो स्मार्टफोन पर सिर्फ इस वजह से नहीं आ पा रहा क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर 1,000 रुपए का सिर्फ स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, 4G फोन। तो यहाँ पर भी इस तरह के इनिशिएटिव्स होने की बहुत ज्यादा नीड है कि पाकिस्तान भी जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज फराहम करे ताकि स्मार्टफोन की अफोर्डेबिलिटी को जो है वो इंश्योर किया जा सके, ताकि हर पाकिस्तानी के हाथ में स्मार्टफोन ये हमजा जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, ये जब बहुत सारे तादाद में ये नए ब्रांड जब सामने आ रहे हैं तो ये उसके बाद तो ये कॉम्पिटिटिव हो रही है मार्केट, तो उससे ये प्राइस रिडक्शन नहीं हो रही। एक मौका था, एक वक्त था आज से कोई 15-20 साल पहले जब सिर्फ 2-3 ब्रांड्स ही होते थे और सिर्फ उन्हीं के मोबाइल फ़ोन्स होते थे। आज तो हम हर 2-4 महीने बाद एक नया ब्रांड आते हुए देखते हैं और वो निस्बतन बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। देखिए, मसला सिर्फ ये है कि जिस तेजी से प्राइसेस बढ़ी हैं मोबाइल फोन्स की पिछले 3-4 सालों में, डॉलर की अनसर्टेनिटी की वजह से या हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से, उस तरह से प्राइसेस घटी नहीं है। तो प्राइसेस अगर बढ़ने की बात करें तो पिछले 1.5-2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 80-90% तक मोबाइल फोन्स की प्राइसेस में इजाफा आया, डॉलर की अनसर्टेनिटी की वजह से, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस की वजह से। और अब पिछले 4 महीनों में, अक्टूबर से आप अंदाजा लगाइए कि सितंबर अक्टूबर से मोबाइल के रेट्स दोबारा गिरना स्टार्ट हुए क्योंकि मार्केट्स नॉर्मलाइज हुई, सप्लाई अबंडेंस में आना शुरू हुई, डॉलर भी कुछ हद तक स्टेबल हुआ, लेकिन वो नीचे इतना नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली कि वो एक गरीब या एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी रीच के अंदर आ सके। तो अफोर्डेबिलिटी आज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक बहुत बेसिक लेवल का स्मार्टफोन भी पाकिस्तान में आज भी 12 से 13 हज़ार रुपए का है, जो एक नॉर्मल हाउस होल्ड की पहुंच से बाहर है। इसीलिए दुनिया भर में इस तरह की चीज को टैकल करने के लिए इंस्टॉलमेंट या आसान महाना इकसात के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाता है, ताकि जो अवाम है, जो आम अवाम है, जो 50% का पाकिस्तान का स्मार्टफोन पेनिट्रेशन रेट है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बहुत कम है, उसको बढ़ाया जा सके। लोगों को या तो अफोर्डेबल स्मार्टफोन फराहम करके, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है या प्राइवेट कंपनीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, या दूसरा तरीका होता है कि आप आसान महाना इकसात के ऊपर उनको स्मार्टफोन फराहम करें ताकि वो उसको अफोर्ड कर सकें। और हमजा साहब, ये जो आप गवर्नमेंट से सब्सिडाइज करने की डिमांड कर रहे हैं, ये कैसे एक काबिल अमल तजवीज़ है, जबकि हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट भी इस वक्त IT सेक्टर में बड़ा काम करना चाहती है और लोगों को एजुकेट भी करना चाहती है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड इस वक्त एक फ्यूचर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये सब्सिडी कैसे गवर्नमेंट दे सकती है, जबकि इस वक्त ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की एक इकनॉमिक कंडीशन है वो बड़ी क्रंच है, और वो आमतौर पर हम हर वक्त ये सुनते हैं कि वो एक बुरानी कैफियत में ही रहती है। तो इसमें इतनी कैपेसिटी आपको नज़र आ रही है कि इसको सब्सिडाइज कर सके गवर्नमेंट? देखिए, बहरानी कैफियत तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतने फंड्स गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हम इस इंपोर्ट की अगर फिगर को सिर्फ देखते रहेंगे कि मोबाइल फोन की दरामदात बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम उसके प्रोडक्टिव आउटपुट या उसके प्रोडक्टिव यूज केसेस को इग्नोर कर देते हैं कि मोबाइल आजकल रोजगार का भी जरिया है। तो इतने हजारों जो हम देखते हैं राइडर इकोनॉमी है या इतने और इस तरह के रोजगार के जराए हैं जहाँ पे स्मार्टफोन जरूरी है, तो वो उसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव यूज है। दूसरा, एजुकेशन। आज के दौर में आप जानते हैं दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, तो मोबाइल फोन या स्मार्टफोन का हर इंसान के हाथ में होना बेहद जरूरी है। उससे उसकी काबिलियत, उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी दुनिया पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग आप देखते हैं कितना ज्यादा पॉपुलर हो रही है, इस तरह की AI के टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मोबाइल फोन एक ऐसा इकोनॉमिकल पॉकेट फ्रेंडली एक टूल है जो बहुत जरूरी है कि हर अडल्ट इंसान के हाथ में होना चाहिए, जिसके प्रोडक्टिव यूज केसेस साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंपोर्टर हैं और बता रहे थे मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट्स इस वक्त बढ़ रही हैं और अब ये 2 साल पहले वाले एक नॉर्मलाइज सिचुएशन में वापस आ चुकी हैं। PIA की निजकारी से मुतालिक भी आपको अपडेट करना है, जिसके लिए अब जो मुतालिका कमीशन है यानी प्राइवेटाइजेशन कमीशन, उसने भी मंजूरी दे दी है और फिर कंपनी की निजकारी से मुतालिक स्टॉक एक्सचेंज को भी आगाह कर दिया गया है। PIA के फ्लाइट किचन ठेके पर देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। खुर्रम शहजाद साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं कि इदारों की निजकारी की तरफ अगर हुकूमत इस वक्त जाएगी और इदारे प्राइवेटाइज होते जाएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी पर से कितना बोझ कम हो सकेगा। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये मंजूरी तो हो गई है PIA की निजकारी की, कितना जल्दी इसको करना मुमकिन हो सकेगा और उसके फिर मईशत पर कितने बेहतर असरात मुरतब होंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, अच्छी बात यह है कि ये जो प्लान है ये अप्रूव हो गया है कैबिनेट से, और इस प्लान के अप्रूवल, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि प्लान अप्रूव हो गया है और अब जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है होपफुली वो इस प्लान को आगे लेके चले
और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को जो है इसे इम्प्लीमेंट करे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू, ताकि हम जो पीआईए का जो लॉस है उससे कम कर सकें और एक अच्छा इन्वेस्टर, एक एयरलाइन भी हो सकती है, इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रही हैं पीआईए में, और कोई भी एयरलाइन आके इसे टेकअप करे, ऑपरेशन को चलाए और इसे प्रॉफिटेबल करे, जिसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी फायदा हो और ओवरऑल जो है एयरलाइन इंडस्ट्री का भी फायदा हो और साथ में पीआईए का तो फायदा हो ही। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि प्लान अप्रूव हो गया है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट जो नेक्स्ट आ रही है वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है और यहीं से आगे लेके चलें तो बेहतर होगा, बनिस्बत इसके कि कोई चीज जो है रिवर्स कर दी जाए और दोबारा से हम जो है वो और जल्दी करें, और इसको जल्दी करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने के साथ ही इसको प्रायोरिटाइज करें, और इसके साथ स्टील मिल है और दूसरे इदारे हैं जो लीड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खसारे में हैं और पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है बनिस्बत इसके कि कोई फायदा हो। तो मेरे ख्याल में इसको जल्दी जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, जो भी प्लान अप्रूव। और खुर्रम साहब, ये प्राइवेटाइज होने के बाद क्या इन इदारों में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि फिर ये प्रॉफिटेबल इदारे बन सकें और जो कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करें वो फिर एक उनका भी ये फैसला उनके लिए बेहतर साबित हो, ताकि फिर पाकिस्तान में मजीद इदारे भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं? ये कैपेसिटी आपको इन इदारों में नजर आ रही है जो कि हुकूमत की इस वक्त मईशत पर तो एक बोझ की सूरत में मौजूद है? देखिए, पोटेंशियल तो हमेशा होता है, ये चलाने वाले पे डिपेंड करता है कि चलाने वाला कौन है, वो कितना बेहतर तरीके से चला रहा है। आपने देखा है गवर्नमेंट जहां भी जो है बिजनेसेस में होती हैं, वो ज्यादातर, ये नहीं कह रहा कि हमेशा, ज्यादातर जो है अगर वो इनएफिशिएंट है तो उसका असर सारे इदारों पे आता है और उसकी सर्विस डिलीवरी पे आता है। उसकी वजह से नुकसानात होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो पीछे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पोटेंशियल हमेशा से रहा है, एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। अभी तो हमारे यहाँ कुछ एयरलाइन, नंबर ऑफ एयरलाइंस बहुत कम है, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है जी, लॉजिस्टिक्स में, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में। तो मेरे ख्याल में पोटेंशियल हमेशा से है, ये डिपेंड करता है चलाने वाला कौन है, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। अगर एक प्राइवेट सेक्टर से अच्छी कोई एफिशिएंट इन्वेस्टर आके उसे टेकअप करता है और चलाता है और उससे ओवरऑल एक इकोसिस्टम का फायदा होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, उस सेक्टर की भी बेहतरी होती है, और उसमें जो ऑपरेटर्स हैं और जो भी उसमें प्लेयर्स हैं उनमें एक कंपटीशन आता है, बेहतरी होती है, तो उससे कंज्यूमर का भी फायदा होता है। तो ओवरऑल इकोसिस्टम जो है बेहतर होता है अगर कोई एक बेहतर जो है प्लेयर आ जाए और वो अच्छा चलाए। और कौन सा फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसके बेहतर कितने असरात मुरतब होंगे, वो फिगर वाइज फिर कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे फायदा होगा? अगर ये कम से कम एक इदारा प्राइवेटाइज हो जाता है तो फिर दीगर इदारों से मुताल्लिक भी फिर सीरियसनेस के साथ सोचा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखें इसमें बड़ी अच्छा आपने पॉइंट आउट किया कि इकोनॉमी को फायदा इस तरह से होता है कि जब भी सेक्टर्स में कोई भी सेक्टर्स हो, उसमें गवर्नमेंट का अपना गवर्नमेंट का अपना फुटप्रिंट कम होता है और गवर्नमेंट से पीछे रह के अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करती है, अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करती है और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ज्यादा बैलेंस होता है, लॉन्ग टर्म होता है और एक डायरेक्शनल होता है कि किस तरफ हमने सेक्टर को लेके जाना है, किस तरफ हमने इकोनॉमी को लेके जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपके यहाँ इकोनॉमी पे ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव होते हैं, जीडीपी में इजाफा होता है। परसेंटेजेस में अगर आप देखें, हम 1 ट्रिलियन का जो है 1 खरब का तकरीबन लॉस करते हैं अगर स्टेट ओन एंटिटीज से, जिसमें यानी कि गवर्नमेंट जिनको ओन करती है, अगर उनको हम प्राइवेट सेक्टर को दें, और हमने ये देखा भी है पिछले 20 सालों में, बैंक्स को देख लें, दूसरी एंटिटीज हैं जिन्होंने रिलेटिवली टैक्स में इजाफा किया है और सेक्टर्स को एफिशिएंट किया है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी में बेहतरी आती है, ग्रोथ में इजाफा होता है। उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आपके यहाँ जो है सेक्टोरल इम्पैक्ट जो है वो बड़े अच्छे जो है वो आते हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर आप देखें तो जीडीपी में इजाफा इसी वजह से होगा जब आपके इंस्टीट्यूशंस बेहतर काम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और एक अच्छे प्लेयर्स आके इंटरनेशनली रिनाउंड प्लेयर आके जो है उसमें काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बेहतर। इस तरह के बड़े स्टेप्स लेने के लिए, ये मुश्किल फैसले करने के लिए ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को हैवी मैंडेट भी चाहिए होता है, स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, लेकिन इस बार हम एक रिलेटिवली वीक गवर्नमेंट देखेंगे और अपोजिशन से शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ये इस पॉलिटिकल सिनेरियो में फिर इस तरह के फैसले एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं हुकूमत के लिए। देखिए हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि कैबिनेट ने अगर एक चीज अप्रूव की है और यहाँ से जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो यहाँ से आगे लेके चले, ना कि उन चीजों को जो है वो रिवर्स गेयर लगाए और दोबारा से उनको देखना शुरू कर दे। एक केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है ये काम हुआ, ये बड़ी बात है कि एक स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर के अंदर अप्रूवल हुआ है कैबिनेट से, अब यहाँ से आगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
मेरे ख्याल में यहाँ से आगे चलने की बात है। और अगर वो करती है गवर्नमेंट, जो भी आ जाए, अगर कोलिशन गवर्नमेंट की होगी तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल की कोई चीज रोकेगी एज सच, अनटिल अनलेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज्यादा देखे जाए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कम हो। और एक दूसरा जो आपने पॉइंट पहले कहा था उसको मैं जवाब दे दूं। आपने कहा था कि एक अगर प्राइवेटाइजेशन इस तरह की बेहतर होती है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये एक मिसाल बनती है। जब भी कोई एक सेक्टर में या किसी भी एक ब्लीडिंग अगर कोई कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है और वो बेहतर जो है वो आगे जाके बेहतर रिजल्ट देती है, तो वो एक एग्जाम्पल बन जाती है। उसकी वजह से आप दूसरी जो कंपनीज हैं उनके लिए एक पैथवे मिल जाता है और फिर वो भी प्राइवेटाइज करने या उनको बेहतर करने का जो है एक रास्ता नजर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप होता है, एक बड़ी प्राइवेटाइजेशन हो जिसकी वजह से बाकियों का भी रास्ते खुल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे हमें जल्द अज जल्द होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत पर जो बोझ है उसमें कमी आ सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।